हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विद प्रेम पे। मैं हूं प्रेम सिंह और आज अपने बात करने वाले हैं विश्व इतिहास के एक नए टॉपिक पर। विश्व इतिहास उन विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो इतिहास विषय से स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं। स्कूल व्याख्याता के इतिहास विषय के पेपर में कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन किस विषय से संबंधित रहते हैं? विश्व इतिहास से संबंधित रहते हैं। उन्हीं में से विश्व इतिहास का एक टॉपिक जिस पे आज अपने बात करने वाले हैं उसका नाम है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण से संबंधित मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों पे बात करने वाला हूं और पुनर्जागरण पे लगभग मैंने 130 या 120 क्वेश्चन बनाए हैं जिनको मैंने 2 पार्टों में डिवाइड किया है और आज हम फर्स्ट पार्ट की बात करने वाले हैं। चलो आइए बात करते हैं पुनर्जागरण की। तो पुनर्जागरण का जो पहला क्वेश्चन है वो है यूरोप के इतिहास में कौन सा काल मध्यकाल या सामंत काल कहलाता है? पहला प्रश्न है यूरोप के इतिहास में कौन सा काल मध्यकाल या सामंत काल कहलाता है? तो इसका उत्तर है 5वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी का काल क्या कहलाता है? मध्यकाल या सामंत काल। इसका तीसरा जो नाम है वो है अंधकार का युग। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, पुनर्जागरण किस भाषा का शब्द है? क्या पूछा है? किस भाषा का शब्द है तथा इसका अर्थ क्या है? तो पुनर्जागरण फ्रेंच भाषा के रेनिसा शब्द से बना है। कौन सी भाषा के? फ्रेंच भाषा के। किस शब्द से बना है? रेनिसा से, जिसका अर्थ है पुनः जागना अथवा पुनर्जन्म। अर्थ क्या है? पुनः जागना अथवा पुनर्जन्म। प्रश्न संख्या 3, किसने सर्वप्रथम रेनेसीता शब्द का प्रयोग किया और किस लिए किया? तो सर्वप्रथम रेनेसीता शब्द का प्रयोग किया था इतावली विद्वान वेसारी ने। किसने किया रेनेसीता शब्द का पहली बार प्रयोग? इतावली विद्वान वेसारी ने। किसके लिए किया? तो इटली के स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला में जो परिवर्तन हुए उन परिवर्तनों के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया था? रेनेसीता शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद प्रश्न संख्या 4, 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी विद्वान दिद्रो, कौन से विद्वान है? दिद्रो। कहाँ के? फ्रांस के। कौन सी शताब्दी की बात कर रहा है? 18वीं शताब्दी। ने एनसाइक्लोपीडिया में रेनिसा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? तो साहित्य, कला, विज्ञान के विकास के संदर्भ में किस शब्द का प्रयोग किया था? रेनिसा शब्द का। किसने? फ्रांसीसी विद्वान दिद्रो ने। प्रश्न संख्या 5, पुनर्जागरण का काल कब से कब तक का माना जाता है? तो 1350 ईस्वी से 1550 ईस्वी तक का काल क्या माना जाता है? पुनर्जागरण का काल माना जाता है। मानववाद का जनक किसे माना जाता है? तो मानववाद का जनक माना गया है पेट्रार्क को। किसे माना गया है? पेट्रार्क को। प्रश्न संख्या 7, आपस मेयस, क्या नाम आया है? आपस मेयस किसकी रचना है? तो यह है फ्रांसीसी बेकन की रचना। प्रश्न संख्या 8, प्रयोगात्मक खोज प्रणाली का जनक किसे माना गया है? तो प्रयोगात्मक खोज प्रणाली का जनक है रोजर बेकन। फिर उसके बाद में प्रश्न संख्या 9, पुनर्जागरण के प्रमुख कारण क्या थे? तो पहला जो कारण है वो है धर्म युद्ध। दूसरा कारण है व्यापारिक उन्नति। तीसरा कारण है कस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। ये अधिकार होता है 1453 में। चौथा कारण है भूगोलिक खोज का प्रभाव। पांचवा कारण है कागज एवं मुद्रण कला। छठा कारण है मंगोल साम्राज्य का प्रभाव। सातवां कारण है पंडित पंथी या
स्कालिस्ट विचारधारा का प्रभाव। इन 7 कारणों की वजह से क्या हुआ, पुनर्जागरण हुआ। उसके बाद प्रश्न संख्या 10, 1076 ईस्वी, कौन सी ईस्वी, 1076 ईस्वी, यरूशलेम पर किसका अधिकार हो गया, कहाँ पे, यरूशलेम पर। तो 1076 में यरूशलेम पर सेलजुक तुर्कों का क्या हो गया था, अधिकार हो गया था। प्रश्न संख्या 11, धर्म युद्ध जिन्हें कहा जाता है क्रूसेड कब लड़े गए, तो 11वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक क्या लड़े गए थे, धर्म युद्ध लड़े गए थे। प्रश्न संख्या 12, धर्म युद्धों से यूरोप को क्या देन है, यानी धर्म युद्धों से यूरोप को किस विषय की जानकारी हुई, किस किस के बारे में जानकारी हुई। तो सबसे प्रमुख देन है अरस्तु के वैज्ञानिक ग्रंथ। दूसरा है इससे यूरोप वासियों को बीज गणित का ज्ञान हुआ, अरबी अंक का ज्ञान हुआ, कागज के बारे में जानकारी मिली, कुतुबनुमा जिसे कहते हैं दिग्दर्शक यंत्र के बारे में जानकारी मिली। प्रश्न संख्या 13, 1453 ईस्वी, कब की बात कर रहा है, 1453 ईस्वी में किस तुर्क शासक ने कस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। तो कब कर रहा है अधिकार कस्तुनतुनिया पे, 1453 में, और उस तुर्क शासक का नाम है तुर्क महमद द्वितीय। उसके बाद प्रश्न संख्या 14, तुर्कों के अधिकार से पूर्व कुस्तुनतुनिया किसकी राजधानी थी, यानी तुर्कों के अधिकार करने से पहले कस्तुनतुनिया किसकी राजधानी थी, तो पूर्वी रोमन साम्राज्य की, और जिसे बोला जाता है बाइजेंटाइन। प्रश्न संख्या 15, नाविक स्कूल की स्थापना किसने की, तो पुर्तगाली प्रिंस हेनरी, या इसे बोला जाता है नेविगेटर प्रिंस ने। प्रश्न संख्या 16, उत्तमासा अंतिम या इसे कैप ऑफ गुड होप भी बोलते हैं, की खोज किसने की, तो कैप्टन डाइज या बार्थोलोमिया डियाज ने इसकी खोज की, कैप ऑफ गुड होप की। उसके बाद प्रश्न संख्या 17, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, तो कागज का आविष्कार हुआ चीन में। प्रश्न संख्या 18, मुद्रण का आविष्कार किसने और कब किया, किसका आविष्कार, मुद्रण का, किसने और कब किया, तो मुद्रण का आविष्कार किया जोहानेस गुटेनबर्ग ने, और कब किया, 15वीं शताब्दी में। प्रश्न संख्या 19, 1470 में, कब, 1470 में इंग्लैंड में छापे खाने की स्थापना किसने की, कहाँ पे, इंग्लैंड में, तो छापे खाने की स्थापना करने वाला था कैक्सटन, कब की, 1470 में। प्रश्न संख्या 20, 13वीं शताब्दी में चंगेज खां की मृत्यु कब होगी, चंगेज खां की मृत्यु 13वीं शताब्दी में, के बाद मध्य एशिया में किसने राज्य स्थापित किया, तो उसका नाम था कुबलाई खां। फिर प्रश्न संख्या 21, 1272 ईस्वी में कुबलाई खां के दरबार में कौन आया, कब आया, 1272 में। आने वाला था वेनिस का यात्री, कहाँ का यात्री था, वेनिस का यात्री, नाम था मार्को पोलो। प्रश्न संख्या 22, वेटिकन पुस्तकालय, कौन सा पुस्तकालय, वेटिकन पुस्तकालय की स्थापना किसने की, तो पोप निकोलस पंचम ने की थी, किसने की थी, पोप निकोलस पंचम ने, 1447 से 1455 ईस्वी। प्रश्न संख्या 23, सेंट पीटर गिरजाघर का निर्माण किसने करवाया, पहले तो वेटिकन पुस्तकालय, फिर संत पीटर गिरजाघर का निर्माण, तो ये भी किसने करवाया था, पोप निकोलस पंचम ने करवाया था। प्रश्न संख्या 24, इटली का साहित्य टस्कन भाषा में किसने लिखा, कौन सी भाषा में, टस्कन भाषा में। लिखने वाले विद्वान हैं दांते, पेट्रार्क और बोकाशियो, इन तीनों ने इटली का साहित्य कौन सी भाषा में लिखा है, टस्कन भाषा में लिखा है। उसके बाद प्रश्न संख्या
एक मिनट, प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 जो है वो है दांते की प्रमुख रचनाएं। तो दांते की प्रमुख रचनाओं में सबसे पहली रचना है द मोनार्किया। कौन सी है? द मोनार्किया। किस भाषा में लिखी गई? लैटिन भाषा में। दूसरी है द वल्गरी इलोक्योसिया। पूरा नाम क्या है? द वल्गरी इलोक्योसिया। ये भी कौन सी भाषा में? लैटिन भाषा में। तीसरी पुस्तक है डिवाइन कॉमेडी। कौन सी भाषा में लिखी गई? टस्कन भाषा में। और चौथी पुस्तक है विता नोवा। ये प्रेम गीतों का क्या है? संग्रह। उसके बाद प्रश्न संख्या 26, इतावली कविता का पिता। कौन सी कविता का पिता? इतावली कविता का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर भी क्या है? दांते को कहा जाता है। चतुर्दशपदी सोनेट का प्रतिपादन किसने किया? तो पेट्रार्क ने किया था। लोरा नामक, प्रश्न संख्या 28 है, लोरा नामक महिला की सुंदरता का वर्णन किसने किया? महिला का नाम क्या है? लोरा। क्या कर रहे हैं? सुंदरता का वर्णन करने वाला व्यक्ति है पेट्रार्क। प्रश्न संख्या 29, लैटिन गद्य का पिता किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर है गियोवनी बोकासियो। प्रश्न संख्या 30, फेमिलियर लेटर्स की रचना या किसकी रचना है? फेमिलियर लेटर्स किसकी रचना है? तो इसका उत्तर है पेट्रार्क। उसके बाद प्रश्न संख्या 31, डेकामरेन। नाम क्या है? डेकामरेन नामक 100 हास्य कहानियों की रचना किसने की? तो रचना करने वाला व्यक्ति है गियोवनी बोकासियो। यानी 100 हास्य कहानियों का एक समूह है जिसका नाम है डेकामरेन और रचना करने वाला व्यक्ति है गियोवनी बोकासियो। प्रश्न संख्या 32, यूरोप में व्याप्त भयंकर रोग जिसका नाम है ब्लैक डेथ का वर्णन किस में मिलता है? तो इसका उत्तर भी क्या है? डेकामरेन। प्रश्न संख्या 33, जीनियोलॉजी ऑफ गॉड्स किसकी रचना है? तो यह है गियोवनी बोकासियो की रचना है। किसकी रचना है? गियोवनी बोकासियो की। प्रश्न संख्या 34, मैकियावेली कहाँ के निवासी थे? फ्लोरेंस के। प्रश्न संख्या 35, द प्रिंस किसकी रचना है? तो ये किसकी है? मैकियावेली की। प्रश्न संख्या 36, द आर्ट ऑफ बोट तथा हिस्ट्री ऑफ द फ्लोरेंटाइन रिपब्लिक किसकी रचना है? तो ये भी किसकी रचना है? मैकियावेली की। प्रश्न संख्या 37, मैंड्रागोला प्रसिद्ध इतावली नाटक किसका है? तो ये भी किसका है? मैकियावेली का है। प्रश्न संख्या 38, ऐतिहासिक आलोचना का जनक। क्या पूछा है? ऐतिहासिक आलोचना का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है लोरेंजो वाला। प्रश्न संख्या 39, अंग्रेजी का विकास किन भाषाओं के मिश्रण से और कब हुआ? तो जर्मन और रोमन भाषाओं के मिश्रण से 14वीं शताब्दी में किस भाषा का विकास हुआ है? अंग्रेजी भाषा का। प्रश्न संख्या 40, अंग्रेजी कविता का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है चौसर। प्रश्न संख्या 41, कैटरबरी टेल्स की रचना किसने की? तो इसका उत्तर भी क्या है? चौसर। प्रश्न संख्या 42, लंबी कविता के रूप में सोनेट को जन्म किसने दिया? तो ये भी किसने दिया था? चौसर ने। इनका जो समय रहा 1349 से 1400 ईस्वी तक। फिर प्रश्न संख्या 43, यूटोपिया किसकी रचना है? यूटोपिया टॉमस मूर की रचना है। टॉमस मूर का समय 1478 से 1535 ईस्वी। प्रश्न संख्या 44, आधुनिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक विज्ञान के पिता है फ्रांसिस बेकन। 1561 से
1626 ईस्वी। प्रश्न संख्या 45, फ्रांसिस बेकन की प्रमुख पुस्तकें। तो पहली जो इनकी पुस्तक है वो है द न्यू एटलांटिस, ये क्या है, निबंध। दूसरी द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, ये भी क्या है, निबंध। तीसरी पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ हेनरी सप्तम। फिर उसके बाद चौथी पुस्तक है इनकी नोवम आर्गेनम, ये किस से संबंधित है, विज्ञान से संबंधित है। प्रश्न संख्या 46, विलियम शेक्सपियर जिनका समय है 1564 से 1616 ईस्वी की प्रमुख रचनाएं। नंबर 1 मर्चेंट ऑफ वेनिस, नंबर 2 रोमियो जूलियट, नंबर 3 मैकबेथ, नंबर 4 हैमलेट, नंबर 5 जूलियस सीजर, नंबर 6 मिड समर नाइट ड्रीम और 7वीं है एज यू लाइक इट। 8वीं रचना है हेनरी चतुर्थ और 9वीं रचना है इनकी ओथेलो। ये थी विलियम शेक्सपियर की प्रमुख रचनाएं। फिर उसके बाद प्रश्न संख्या 47, किसके काल को गाने वाली चिड़िया का घोंसला कहा गया है? क्या कहा गया है? गाने वाली चिड़िया का घोंसला। तो महारानी एलिजाबेथ के काल को, और महारानी जी एलिजाबेथ का काल रहा 1558 से 1603 ईस्वी। प्रश्न संख्या 48, फेयरी क्वीन की रचना किसने की? तो एडमंड स्पेंसर ने किसकी रचना की? फेयरी क्वीन की। फिर प्रश्न संख्या 49, क्रिस्टोफर मार्लो की प्रमुख रचनाओं के नाम। तो पहली रचना है क्रिस्टोफर मार्लो की तैमूर लंग द ग्रेट। दूसरी रचना है एडवर्ड द्वितीय। तीसरी रचना है डॉक्टर फास्टेस और चौथी रचना है द जू ऑफ माल्टा। ये 4 प्रमुख रचनाएं किसकी है? क्रिस्टोफर मार्लो की है। उसके बाद प्रश्न संख्या 50, प्रश्न संख्या 50 है पैराडाइज लॉस्ट तथा पैराडाइज रिगेंड किसकी रचना है? तो ये दोनों रचनाएं हैं जॉन मिल्टन की। फिर उसके बाद प्रश्न संख्या 51, किस लेखक की मृत्यु से पुनर्जागरण भावना का अवसान हुआ? यानी पुनर्जागरण की जो भावना थी उसमें ह्रास हुआ या कमी हुई या गिरावट आई? तो वो लेखक थे ब्रेन जॉनसन। अंग्रेजी पुनर्जागरण साहित्य का अंतिम लेखक भी कौन है? ब्रेन जॉनसन है। प्रश्न संख्या 52, प्रश्न संख्या 52 है हीरोइक डीड्स ऑफ गारगुंतुआ एंड पेंटाग्रुएल किसकी रचना है? तो ये रचना है रेबेलास की और इस पुस्तक को नया संदेश कहा गया है। फिर उसके बाद प्रश्न संख्या 53, लेखक व चिंतन में वोल्टेयर का अग्रगामी किसे माना जाता है? किस चीज में? लेखन और चिंतन में। तो माना जाता है मोंटेन को। फिर प्रश्न संख्या 54, मध्यकालीन आतंक एवं सत्ता के विरुद्ध खड़ा होने के कारण प्रथम आधुनिक व्यक्ति किसे कहा गया है? ये भी किसे कहा गया है? मोंटेन को। फिर प्रश्न संख्या 55, डिफेंडर ऑफ पीस, क्या नाम आया? डिफेंडर ऑफ पीस की किसकी रचना है जिसमें पोप के राजनीतिक हस्तक्षेप को क्या माना गया है? अनुचित माना गया है। तो ये है मार्सी गैलियो की और मार्सी गैलियो का समय 1275 से 1343 ईस्वी। फिर प्रश्न संख्या 56, जनसत्ता का प्रथम समर्थक। प्रश्न क्या है? जनसत्ता का प्रथम समर्थक किसे माना जाता है? तो मार्सी गैलियो को क्या माना जाता है? जनसत्ता का प्रथम समर्थक माना जाता है। प्रश्न संख्या 57, मानववादियों का राजकुमार किसे कहा गया है? बेहद ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है, मानववादियों का राजकुमार। तो इरेस्मस को क्या माना गया है? मानववादियों का राजकुमार। और इरेस्मस का जो
समय रहा 1466 से लेकर 1536 ईस्वी तक। उसके बाद प्रश्न संख्या 58, एरेस्मस ने व्यंग्यात्मक शैली में लिखी किस पुस्तक में ईसाई धर्म के खोखलेपन व अंधविश्वास को व्यक्त किया? इरेस्मस ने क्या लिखी पुस्तक, कौन सी शैली में? व्यंग्यात्मक शैली में। और उस पुस्तक में क्या बताया है? ईसाई धर्म के खोखलेपन व अंधविश्वास को व्यक्त किया है। और उस पुस्तक का नाम है द प्रेज ऑफ फोली, मूर्खता की प्रशंसा। प्रश्न संख्या 59, विश्व नागरिक की संज्ञा किसे दी गई है? विश्व नागरिक की संज्ञा किसे दी गई है? इरेस्मस को। प्रश्न संख्या 60, किसने चर्च को मार्टिन लूथर से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाया? तो इरेस्मस ने व्यंग्यात्मक शैली में रचना जो की थी उससे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था किसको? चर्च को। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतने क्वेश्चन रहेंगे। इस पुनर्जागरण पे मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।